परम पुरुष को सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय भी उसी का अगला क्रम है। हम लोग तंत्र साधना की पृष्ठभूमि से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे क्रम में हम लोगों ने देखा था कि मानव का जो ये शारीरिक संरचना है और इसका रेगुलेटर जो हमारा मन है, तो ये यूनिवर्सल, साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली इसका नॉर्म एक ही है। तो नॉर्म के अंदर अंतर्मथन, अंतर चिंतन, अंतर ध्यान करने से इसकी गति, इसका त्वरण और इसका उत्स और गंतव्य सबका एक हल्का हल्का पिक्चर आने लगता है। और इस पिक्चर के डाटा एनालिसिस के क्रम में शवों का मन इंटेंसिटी कम या बेश अलग बात है, उसी गुत्थी को सुलझाते हुए मानव मन चलता चला आ रहा है। इसमें दो बात गौरतलब है। एक तो मन बहिर्मुखी होता है और अंतर्मुखी होता है। अधिकांशतः मन बहिर्मुखी होता है, क्योंकि मन की निर्मित जिस पथ से हुआ है, पंच महाभूत के अगले चरणों के विभिन्न विकास क्रम में मैटर से होता हुआ, वह देखा हुआ पथ है, जाना हुआ पथ है। इसलिए उस ओर मन ज़्यादा भागता है, बहिर्मुखी ज़्यादा होता है। लेकिन इस बहिर्मुखी पथ पर जो जड़ संघात और भाव संघात और अंदर से बृहत्तम सत्ता और सूक्ष्मतम सत्ता, जो बृहत्तम होता है वह सूक्ष्मतम भी होता है, उसका एक परिवेशग्रस्त, एक इकोलॉजिकल घात संघात, घात प्रतिघात के कारण मन धीरे धीरे अंतर्मुखी भी होता जाता है। दिन भर जो हम लोग देखते हैं, जड़ झंझावात, स्ट्रगल, भाव संघात, जड़ संघात से गुजरता हुआ यह मानव मन 10 लाख वर्ष से इस कोर्स से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला आया और इस प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य संघर्ष करता हुआ, अपने बॉडी और माइंड को भी रिफाइनिंग करता हुआ बहुत दिन इसे लग गए। पेस ऑफ प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं, जैसे जैसे युग बढ़ता है, जैसे जैसे मानव मन संघर्ष करता चला जाता है, तो उसके पीछे के संवेग की बढ़ोतरी के क्रम में आगे टाइम फैक्टर कम लेता है। उदाहरणतः हम लोग अभी से पिछले 100 वर्ष के इतिहास को देखें तो इस 100 वर्ष में जो जीवन के जिस भी क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, रिलीजन का क्षेत्र हो, सोशियोलॉजी का क्षेत्र हो, कल्चर का क्षेत्र हो, सिविलाइजेशन का क्षेत्र हो, जो भी डायमेंशन हो, उसमें जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, उसके क्रम में प्रगति का स्पीड भी बढ़ रहा है। बल्कि देखते हैं कि 2 डिकेड पहले जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में जो विकास हुआ, आगे के क्रम में इसका त्वरण बढ़ता चला गया। तो ये प्रकृति
का नॉर्म है, परम पुरुष की इच्छा है, और मनुष्य का मन अपने आउटर क्रस्ट शरीर को लेते हुए इस यात्रा पथ पर बहुत संवेग को लेते हुए चलता चला रहा है। तो इस प्लेनेट पर, इस धरती पर 9,85,000 वर्ष, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बढ़ते हुए हम लोग इस प्लेनेट पर सभ्यता का जो विकास पाते हैं वो 15,000 वर्ष पहले का विकास है। भारत में ये जो ग्लोब है इसको 2 भाग में रखकर हम लोग एनालिसिस अगर करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। यह जो धरती घूमती है सूरज के चारों ओर, इस घूमने में मोशन तो वही हम लोग जानते हैं कि सिस्टैल्टिक भी होता है और पल्सेटिव भी होता है। संकोच विकासात्मक और आरोह अवरोह। धरती स्पिन करती हुई अपने एक्सिस को घुमाती हुई आगे की ओर चलती है। तो सूरज के सामने जब धरती का जो फेस होता है वहाँ प्रकाश होता है, वहाँ ताप आता है। ताप के कारण प्रेशर, टेम्परेचर, वेदर सब कुछ का असर पड़ता है। और जो पीछे का पोर्शन है जहाँ डार्क होता है, जिसे हम रात कहते हैं, अकॉर्डिंगली उसमें अपेक्षाकृत क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये सब वेरिएबल्स हैं, ये सब फैक्टर हैं जो मानव के शरीर विकास के क्रम में, शरीर में भी तेज प्रकाश के कारण, तेज ताप के कारण मेलानिन में विकृति आती है, हमारा स्किन डिफर करता है, काला या गोरा होता है। ये गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, ये क्वांटिटेटिव चेंज है। लेकिन मनुष्य की बहिर्दृष्टि में इसके कारण काला गोरा, छोटा बड़ा, ये सब की आपात दृष्टिकोण हम लोगों की बन गई और जिसके कारण कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस डेवलप किया। तो उस हिसाब से ये जो विश्वत रेखा है, यह जो धरती के 2 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। एक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के मनुष्य, एक हॉट या हॉट कंडीशन में रहता हुआ मनुष्य। और भारत का जो वेदर कंडीशन है इसमें 6 ऋतुएं हैं, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, तुषारपात। ये सब 6 डिफरेंट वेरिएबल वेदर और टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन से गुजरता हुआ भारत के लोग आगे बढ़े। तो 15,000 वर्ष पहले, और इस बढ़ते क्रम में जो ये बाहर के 3 तत्व हैं, जड़ संघात, भाव संघात और अट्रैक्शन फॉर द ग्रेट, ये सब के मन पर लागू होता है। इसलिए ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी यूनिवर्सल एंड साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक है। हम लोग सभी एक ही दशा से विभिन्न क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन से आगे बढ़ते रहे हैं। अंतर से प्रकृति के हिसाब से, हमारे मन की क्वालिटी के हिसाब से वी आर ऑल द सेम। हम लोग अपना एक छोटा छोटा यूनिवर्स है और विराट यूनिवर्स का वो रिप्लिका है। वो एक संक्षिप्त ये पैटर्न ऑफ वेव्स है, ये सब के अंदर है। ये इन वेव्स का तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ, ये विभिन्न कंडीशन के कारण बदलता हुआ हम लोग डिफर करते हैं भले, लेकिन हम लोगों का उत्स भी एक ही है। हम एक ही है। उत्स मतलब जहाँ से हम लोग आए हैं, हम लोगों का मन की उद्भूति हुई है उस सुप्रीम कॉन्शसनेस से, और आगे ये कॉस्मिक माइंड से गुजरता हुआ हमारा मन फिर पंच महाभूत के क्रम में मैटर से उभरता हुआ मन, हमारा ये जो यूनिट माइंड है, एग्जिस्टेंस में आया और फिर इसका आउटर क्रस्ट बना और फिर इसमें अहम तत्व, महतत्व, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन का विकास होता चला जा रहा है। ये सबके मन में है। इसलिए मनुष्य मानव एक है,
मानव में कोई फ़र्क नहीं है, मानव समाज में भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये फ़र्क कुछ कैसे पड़ा इसको हम लोग डाटा एनालिसिस क्रम में देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी के क्रम में तंत्र साधना के विकास की कहानी आगे आ जाती है। तो कोल क्लाइमेटिक क्षेत्र में सेंट्रल एशिया को केंद्र बनाकर जो मनुष्य का कॉन्ग्लोमरेशन था, वो लोग मनुष्य जन्म से शुरू में प्रारंभ में प्रकृति पूजक होते हैं, क्योंकि एक बच्चा आँख खोलता है तो अंतराकाश देखता है, वो स्पेस को देखता है, चांद तारे देखता है, अपने चारों ओर क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर, आंधी तूफान ये सब देखता है, और अपने जीने के लिए वो ये आहार और नींद और सिक्योरिटी, भय और मल्टीप्लिकेशन, मैथुन की प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रक्रिया चलती रहती है। तो कोल क्लाइमेट के लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार शारीरिक रूप में वो लोग लंबे होते थे, गोरे होते थे, और उन लोगों का जीवन यायावर का जीवन था, क्योंकि उधर ये एग्रीकल्चर का विकास पहले नहीं हुआ था, इसलिए प्राय वो लोग हंटिंग करते थे और चिड़िया, फ्लोरा, फौना को ये करके अपना भोजन के रूप में इंटेक करते थे और घूमते रहते थे। उन लोगों एक घुमंतु प्रजाति थी। तो नेचुरली उन लोगों का जो मन में अंतराघात हुआ, मन में एक और फैक्टर होता है कि मन में जो विभिन्न वृत्तियाँ होती हैं, उन वृत्तियों के एक्यूटनेस के कारण नेचुरली मन कभी कन्वर्ज करता है, कभी डाइवर्ज करता है, कंसंट्रेट करता है और कभी डाइवर्ज करता है। तो ये कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्तता एक ऐसी बात है कि एकाग्रचित्त जब मन होता है तो मन का वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, मन का विस्तार होता है, और मन की इंटेंसिटी भी बढ़ती है, उसकी गति भी बढ़ती है और उसकी द्युति भी बढ़ती है। उसके चित्त में, उसकी वृत्ति में उभार आता है, उसमें बुद्धि की विकसिति होती है और बाद में बोधि का एक इफल्जेंस उसमें उभरता है। तो ये दो कंडीशन जो है, एकाग्रचित्तता का सपोर्टिंग फैक्टर है जड़ संघात, भाव संघात और एट्रैक्शन फॉर द ग्रेट। लेकिन अपने जीवन के जो नियामक तत्व ये अंदर से उभरते हैं, भोजन, भूख और भय, भोजन, भूख, भय और मैथुन, ये चारों बेसिक इंस्टिंक्ट है किसी भी जीव का। इससे ही आगे ये आधार है हमारा सब जीव का। इस आधार भूत से जब संघर्ष करते हुए हम लोग बढ़ते हैं तो बाहर में अंतराकाश को देखकर, स्पेस को देखकर, और जब पलक बंद करते हैं तो अपने चिदाकाश को पाते हैं। जब हम लोग आँख बंद करते हैं तो दिन भर की हुई घटनाओं का आँख बंद करके स्वप्न की अवस्था में या सुसुप्ति की अवस्था में, ये अंदर की चार अवस्थाएं फिर होती हैं। ये कॉन्शस माइंड की अवस्था, जागृत अवस्था, फिर स्वप्न की अवस्था, फिर डीप स्लीप की अवस्था, निद्रा अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, और बाद में एक तुरीय अवस्था आता है। तुरीय शब्द का मतलब है तुह जोड़ ई, मतलब है परम पुरुष तुम ही केवल हो। वहाँ मन उसमें एब्जॉर्ब कर जाता है परम पुरुष में। ये चार मन का ऑनवर्ड चार चरण है। तो अंदर में ये चार, बाहर में आहार, नींद, भय और मैथुन। और इस घात प्रतिघात के क्रम में, क्योंकि संघर्ष ही जीवन और मन को आगे बढ़ाता है, इसमें रिफाइनिंग होता है। ये रॉ मटेरियल से इसमें रिफाइन करके, ये कोयला के खदान से जैसे हीरा की उत्पत्ति होती है, उस प्रकार हमारे मन से, मन के प्रोटोप्लाज्म से, एक्टोप्लाज्म से माइक्रोकॉज्म मेंटल मिरर, मानसिक दर्पण उभरता है, और उस मानसिक दर्पण पर, उस मेंटल मिरर पर परम पुरुष की छवि धीरे धीरे, हौले हौले, लुके छिपे, लुका छिपी करता करता, ग्लिम्स लेता हुआ कभी झांकी देता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी 1 मिनट, कभी 4 मिनट, ऐसे करके ये अनुभूति की क्रियाएं अंदर से होती रहती है। तो दो शब्द जो बनता है, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, अनुमान और अनुभूति। तो ये मानव मन का अनुषांगिक अंग है। तो ये
कोल्ड क्लाइमेट के लोग, एक वो लोग थे, और एक भारत में एग्रीकल्चर का विकास पहले हो चुका था, और यहाँ सभ्यता के हिसाब से भी जो आदितम सभ्यता, ओल्डन सिविलाइजेशन, ये अभी के इतिहास में हिस्ट्री तो कहता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता ओल्डेस्ट सभ्यता है, लेकिन माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार ने ओरिजिनली जो ये किया है कि राढ़ सभ्यता इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ दिस ग्लोब। ये राढ़ सभ्यता भारत से विकसित हुई है, इसलिए यहाँ की सभ्यता में रहने वाले लोगों में प्रकृति पूजा की आदितम अवस्था थी, और उससे ये आनुषंगिक काल निर्धारण के क्रम में यहाँ के लोग क्लाइमेटिकली कुछ सांवले होते थे, ये हाइट उसका कम होता था, लेकिन वो सोबर सीरीन हुआ करते थे। और प्रकृति को जब लोगों ने देखा, ये फैक्टर दोनों पर फलीभूत होता है कि जब जंगल में रहता हुआ मनुष्य पहले सवेरा सूर्योदय के होता देखता था, तो उसको प्रथम अनुभूति हुआ कि सूरज के चलते हम आफियत में रहते हैं, बाघ गीदड़ भाग जाता है और हम सिक्योर्ड हो जाते हैं। फिर खाना तलाश करते थे जंगल में, और भूख मिटाते थे, नींद आती थी गाछ पर, और अपना मल्टीप्लिकेशन तो नेचुरल बात है, होती रहती थी। तो इसमें मनुष्य के मन ने देखा कि ये जो सूरज क्या है, तो नेचर है मन का, जब किसी चीज़ से हमको लाभ होता है, मन को लाभ होता है, फ़ायदा होता है, ये आफियत आती है, तो भीतर से मन खुश होता है। लेकिन जिस सोर्स से वह आता है, उस सोर्स पर जब बुद्धि लड़ाते हैं, जो बुद्धि के पकड़ में अगर आ जाता है, तब तो साइंटिफिक एडवेंचर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर पकड़ में नहीं आया और उससे लाभ हो रहा है, ये दो साइकोलॉजी के कारण उस तत्व को बुद्धि ने सूरज को देखा, लेकिन क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज व्हाट, ये सब नहीं कर सकते। ऐसा दो तत्व जब विकसित होता है तो उसे देवता मान लिया जाता है। इसलिए सूर्य देवता का विकास हुआ। फिर मानव के मन में अनेक देवता इस प्रकार आए, जल देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, और सारे प्रकृति के जो विभिन्न तत्व जो उसे लाभ देता था, लेकिन उसकी जानकारी, उसकी डीप साइंस में उसका सोर्स, उसकी उद्भूति और उसके कॉज एंड इफेक्ट को नहीं जान पाता था, तो वह देवता के रूप में उन लोगों ने इसे ज्ञापित किया। तो ये इस तरह देवता का विकास हुआ और विभिन्न देवता आए, और उन देवताओं को जो मनुष्य का अपना हैबिट होता है कि हमको खाना चाहिए, हमको नींद चाहिए, हमको मल्टीप्लिकेशन, तो जो अपने दिल से जानिए पराये दिल की बात। तो प्राचीन काल के मनुष्यों ने उसी प्रकार जो वो लोग खाते थे, उस समय एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं था, जहाँ अनुर्वर भूमि होती है वहाँ हम लोग जानते हैं जौ होता है ज़्यादा, तिल होता है ज़्यादा, और पशुधन का उस समय बिफोर एग्रीकल्चर पशुधन था, ये जिससे दूध मिलता था और बछड़े मिलते थे। धीरे धीरे उसी से एग्रीकल्चर का विकास हुआ। तो अपने देवताओं को तुष्ट करने के लिए उधर कोल्ड क्लाइमेट के लोगों ने क्या किया कि यज्ञ का विकास हुआ उन लोगों का, कि यज्ञ में वो लोग सोचते थे कि ये जो इंद्र देवता हैं, ये जो सूर्य देवता हैं, इसके कारण वर्षा होती है, हमको कुछ ठंडा मिलता है, हमको जीवन में कुछ लाभ होता है। इस प्रकार की साइकोलॉजी डेवलप करती गई और यज्ञ का विकास हुआ। और यज्ञ में हुताग्नि जो दिया जाता है, उसमें प्राय अभी भी हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है, जौ होता है, घी होता है, तिल होता है, इससे उसकी हुताग्नि बनता है वो, और उसको आग में हम लोग डालते थे। आग का भी विकास नेचुरल क्रम में हुआ। जब मनुष्य रहते थे जंगल में और बहुत जून और जुलाई जब मध्य रेखा पर इक्वेटर पर सूर्य होता था तो तीव्र गर्मी होती थी, उसके कारण जंगल में आग लग जाया करता था। और जब मनुष्य उसको नज़दीक जाके देखता था तो उसका कारण जानता था कि लकड़ी के घर्षण से आग पैदा हुआ। तब मनुष्य ने देखा कि लकड़ी के घर्षण से अगर ये पैदा हुआ, पत्थर के घर्षण से भी चिंगारी जैसा कुछ निकलता है, तब मनुष्य ने सोचा कि सूरज से जो गर्मी आती है
तो हम भी लकड़ी को उसको उस समय की भाषा में अरणी और उत्तरारणी कहा जाता था, तो उसको घिस के इन लोगों ने आग का आविष्कार किया। आज विज्ञान, ये जो एस्ट्रो साइंस और एस्ट्रल वर्ल्ड के जो फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो बढ़ रहा है, ये जो वैज्ञानिक हम लोग कहते हैं, पदार्थ वैज्ञानिक, ये मनुष्य के मन का नॉर्म के एडवेंचर की कहानी है। आग का भी जिस दिन आविष्कार, जिस मोमेंट में आविष्कार हुए, उस समय के काल में टाइम प्लेस पर्सन के हिसाब, उस समय के वो लोग भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। तो मन में एक अनुभूति हुई कि सूरज से गर्मी आती है और ये लकड़ी घिस के जब हम आग पैदा करते हैं उससे भी गर्मी आती है। तो भारत में रहने वाले जो लोग थे, चूँकि आदि सभ्यता यहाँ की थी, जो अलिखित सभ्यता है, उसमें धीरे धीरे प्रकृति पूजा, आत्म पूजा में उसका कन्वर्सन हुआ। आत्म पूजा में कन्वर्सन क्यों हुआ कि पहले तो देखा कि सूरज देवता हैं, ये प्रकृति के विभिन्न देव देवता हैं, लेकिन उनके जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो हम अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें भी क्रिएटिव नॉर्म है, हमें भी इंट्यूशनल नॉर्म है। ये धीरे धीरे फीलिंग हुआ मनुष्यों में। इसके लिए कोई अभिप्रकाशन नहीं था, न लिपि थी, न भाषा, अनुन्नत भाषा थी, लेकिन हाथ से जो ये क्रिएटिविटी है लोग करते थे। तो उसके कारण धीरे धीरे भारत इस पूर्वात्य क्षेत्र में ये प्रकृति पूजा का कन्वर्सन हो गया आत्म पूजा में। लोगों ने देखा सोर्स ऑफ यूनिवर्स जो है, सोर्स ऑफ क्रिएशन अंतराकाश में ज़रूर है, लेकिन पलक बंद करके जब मनुष्य ने सोचना शुरू किया तो उन्होंने देखा, पलक जब बंद हुआ तो इमेजिनेशन का वर्ल्ड चलता है, अनुमान का वर्ल्ड चलता है, और अनुमान जब बहुत गहरा हो जाता है तो अनुभूति उभरने लगती है, और अनुभूति उभरने के क्रम में बुद्धि का उन्मेष होता है, और बुद्धि की त्वरान्वित स्थिति में, एक्सेलरेटेड एक्सेलेंस में बुद्धि की उद्भूति होती है। दिस इज द नेचुरल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन। तो उसके क्रम में रात में या अंतर मनन, अंतर चिंतन, अंतर ध्यान के क्रम में यहाँ के लोगों ने देखा कि सोर्स ऑफ क्रिएशन जो बाहर में हम लोग देखते हैं, और पलक बंद करके हम लोग जब अपने चिदाकाश का अंतर मथन करते हैं, बाहर में अंतराकाश, अंदर में चिदाकाश, चित्त का आकाश, तो चिदाकाश में जब घर्षण होता है, इसको अब के माइक्रोवाइटमिक लैंग्वेज में एक्टोप्लाज्म कहते हैं, उसके आउटर कवरेज को इंडोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जब ये भाषा और विज्ञान नहीं भी था, उसमें विज्ञान के अंदर की क्रिएटिविटी और जो मूक रूप से, मूक और मुखर दो शब्द चर्चा में आए हैं, मूक रूप से ये अंदर में मेटामॉर्फोसिस चलता रहता है। तो यहाँ के लोगों ने देखा कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन अंतराकाश में है वो अंदर में हम लोगों में भी है। तो एक धीरे धीरे हल्की हल्की अनुभूति का जगत उभरा कि सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है इस कॉस्मोस के, उसका न्यूक्लियस मेरे अंदर में भी है। इसलिए उसी क्रम में तंत्र साधना का विकास भारत में प्रथम हुआ, और ये छिटपुट रूप से रैंडमली मनुष्य जो जहाँ थे अपने दिन भर अपना संघर्ष करता था, वर्षा झड़ झंझावात से संघर्ष करता हुआ रात में पेड़ पर सोता था, और पलक बंद करके वो अपने चिदाकाश में दिन भर के डाटा एनालिसिस करता था, और चिदाकाश का संघर्षण के क्रम में उसमें धीरे धीरे अनुभूतियाँ उभरती गई, और धीरे धीरे ये उसमें अनुभव होता गया कि सोर्स ऑफ क्रिएशन का न्यूक्लियस हमारे अंदर में है, और इसी को केंद्र बना के तंत्र साधना का विकास हुआ। लेकिन पहले ये जो तंत्र साधना था, ये स्कूलिंग इसका नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, रैंडम अपने अपने स्तर पर लोग क्या करते थे, और उसी के क्रम में हम लोग जाते हैं हिस्ट्री को जब ये करते हैं तो मन कंसंट्रेट होता था, तो बुद्धि की विकसिति होती थी, और इंट्यूशन धीरे धीरे प्रकाश में आता था। तो लोग समझने लगे कि जब हम अपने मन के चंचलता को कंडेंस करते हैं, इसको कंसंट्रेट करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी बातें उभर जाती थी जो अनकॉन्शियस लेयर को टच करता था, जो सुप्रीम कॉन्शियस के तरफ से जो कुछ सर्ज ऑफ इंट्यूशन आता था,
उसमें एक आनंद का, आह्लाद का अनुभव होता था मनुष्य के मन में, जिसकी अभिव्यक्ति वो लोग नहीं कर पाए थे लिपि के अभाव में और भाषा धनी नहीं थी उसके अभाव में, लेकिन अंतर्भूत जगत में उन लोगों ने इसे अनुभव किया। और इसी के क्रम में आत्म पूजा का विकास, जिसे तंत्र साधना या योग साधना हम लोग कहते हैं, उसका एक विकसित हुई। और धीरे धीरे उस समय के मनुष्य और लिखित इतिहास के मनुष्य में भी रैंडम तंत्र का विकास हुआ। और वो आते जाते ये पूर्वात्य जगत में ये घटनाएं हुई। ये जो पाश्चात्य जगत है, पाश्चात्य जगत में ये जो सेंट्रल एशिया के लोग थे, आर्य कहे जाते थे, तो ये इन लोगों में भी चूँकि क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट था, इसलिए इन लोगों के पेस ऑफ साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट थोड़ा कम था। ये घुमंतु थे और अपना भोजन बनाते थे। और इंडिया में मैं साथ मैं कह लूँ कि इंडिया में धीरे धीरे एग्रीकल्चर का विकास सबसे पहले इंडिया में ही हुआ, तो वहाँ नहीं हुआ। तो ये आर्य लोग खाना के खोज में विभिन्न एरिया में, ईरान में, उधर पारस में उधर भी गए और कश्मीर घाटी से प्रवेश करते हुए ये इंडिया में भी भारतवर्ष में आए। उसमें का भारतवर्ष बड़ा था, अफ़गानिस्तान भारत के अंदर था और बहुत सब एरिया इंक्लूडेड था। तो ये आर्य लोग अंदर आए। तो इन लोगों में दो चीज़ का अंतर था। ये प्रकृति पूजक थे, ये कॉम्प्लेक्शन में कुछ गोरे हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे, और आपस में ये टुमुल्टुअस वार के कारण संघर्ष करने की प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा थी, मार काट ये वो करना, इसलिए ये वारफेयर की टेक्नोलॉजी का मानसिक विकास इन लोगों में ज़्यादा हुआ था। तो ये लोग जब इंडिया में आए तो इंडिया के परिभू में, उसमें आर्जन्य ब्रज जिसको कहते हैं, वो भी इंडिया के अंतर्भूत था। तो इन लोगों का प्रथम परिचय हुआ अन्न से, गेहूं से, चावल से, और इन लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस प्रकार भारत में ये आर्य लोगों का आगमन आज से इसका इट डेट्स बैक टू 15,000 ईयर्स, 15,000 वर्ष पहले भारत में ये आर्य लोग आए। ये आर्य लोग जो आए, तो आर्य लोगों के चिंतक को ऋषि कहा जाता है। ऋषि मीन्स रिसर्चर। और इधर जो भारतीय ऋषि थे वो धीरे धीरे मानसिक गह्वर में जब प्रवेश कर गए, काममय कोश से आगे चलकर मनोमय, अतिमानस और विज्ञान तक पहुंच गए थे। तो ये लोग अंतर मनन में, अंतर ध्यान में, अंतर चिंतन में आगे एडवांस कर चुके थे, इसलिए मननशीलता इसमें ज़्यादा थी। तो इसलिए जो इंट्रोस्पेक्टिव अंतर जगत में जिन्होंने ज़्यादा एडवांसमेंट किया उसे मुनि कहा जाता है, और एक्सट्रोवर्शियल वर्ल्ड में जिनका रिसर्च हुआ उन्हें ऋषि कहा जाता था। तो इन ऋषियों ने सेंट्रल रसा में प्रथम ऋग्वेद की रचना की। तो वेद माने ज्ञान होता है, विद धातु से बनता है, तो ज्ञान का उन्मेष हुआ। तो ये लोग, इन लोगों के में जो समूह था, समूह में कुछ धीरे धीरे इट इज ए नेचर की धीरे धीरे इंटेलेक्चुअलिटी का विकास होता है। तो कुछ लोगों में जिसमें इंटेलेक्चुअलिटी का विकास हुआ वो लोग ऋषि कहे गए। उन लोगों ने मानस में जो देखा, जो अनुमान किया, ये अनुमान्य चीज़ को, इसलिए ऋषि को दृष्टा कहा जाता था। ऋक में ऋषि को दृष्टा कहा जाता है कि आँख बंद कर जो अंदर में विजुलाइज हुआ उसे उन्होंने शब्द में अभिव्यक्त किया। उसमें लिपि तो थी नहीं, लेकिन ये परंपरा चली कि हम किसी ऋषि ने कुछ विजुअलाइज किया तो उसको किसी दूसरे को कहते थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ी और जो कहा लोगों ने रट लिया, याद कर लिया। तो इसलिए जो ऋग्वेद का आगमन पहले सेंट्रल एशिया में रशियन एरिया में उसका विकास हुआ, और उसी समय से भारत में एंट्री उन लोगों का हुआ। लेकिन ऋग्वेद का विकास और यजुर्वेद का लगभग मोर देन 95% भी उसका विकास रसा में ही हुआ। जब लोग इंडिया में आए तो यहाँ के लोगों के साथ इसका इंटरमिक्सिंग हुआ। तो इन ऋषियों की जो अनुभव थे, इनके जो अनुमान जन्य एक्सट्रोवर्शियल अनुभव थे, एक्सट्रोवर्शियल इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों में प्रकृति पूजा मूलक, अनुष्ठान मूलक ज़्यादा था।
इन लोगों ने अपने देवताओं का की तुष्टिकरण के लिए यज्ञ का एक रिचुअल, एक अनुष्ठान सेंट्रिक ये लोग थे। तो इसलिए एक्सटर्नल अनुमान को इन्होंने सत्य समझ के वो अपने जीवनादर्श में नहीं आया। वो विभिन्न कारणों के कारण ऐसा नेचुरल होता है और ये वैसे थे। लेकिन जब भारत में उनका प्रवेश हुआ तो यहाँ तंत्र साधना की रैंडम व्यवस्था पहले से थी। तो धीरे धीरे 15,000 के वर्ष के बाद ये लोग आते गए और दोनों का इंटरमिक्सिंग हुआ, दोनों में क्लैश कोहेशन भी हुआ, मार झगड़ा ये वो विभिन्न तरह के युद्ध होते चले गए। और इसी के क्रम में आज से 7,500 वर्ष पहले, लगभग 7,000 वर्ष पहले एक ये जाइंट इंट्यूशनल महापुरुष सदाशिव का जन्म हुआ इस ग्लोब पर 7,000 वर्ष पहले। वो प्रथम तारक ब्रह्म थे, प्रथम महाकौल थे और प्रथम महाशंभूति थे। महाकौल इसलिए कि हम लोगों का जो शारीरिक संरचना है, इस संरचना में हम लोगों का जो स्पाइनल कॉर्ड है, हम लोगों का जो ब्रेन है, ब्रेन का ही एक्सटेंडेड पार्ट हमारा स्पाइन होता है और उसको केंद्र में रख के हमारी जो शारीरिक संरचना है और पंच महाभूत से हमारे शरीर की निर्मित हुई है। और उसी निर्मित के क्रम में हम लोगों के शरीर में, किसी भी मानव मन में विभिन्न 7 चक्रों का विकास हुआ, 7 एनर्जी सेंटर्स विकसित हुए और ये सॉलिड, लिक्विड, इग्नियस, एरियल और व्योम फैक्टर जो हमारे ये इससे नीचे जो पंच महाभूत के विभिन्न चक्र हैं, जो नियंत्रक चक्र हैं, एनर्जी सेंटर हैं, उसका विकास हुआ। फिर आगे के क्रम में धीरे धीरे ब्रेन की विकसिति हुई और ब्रेन से ब्रेन को संचालित करने वाला जो चित्त का विकास हुआ, लिम्फ के ऊर्ध्वरेता होने के कारण, इसलिए चित्त के कारण फिर अहम तत्व, महत्तत्व और फिर हिरण्यमय कोश के बाद आत्मा, आत्मिक जगत। यह जो स्पिरिचुअल सर्किट के कारण हमारी शारीरिक संरचना किसी भी मनुष्य के ऑल ओवर द ग्लोब, ये बात हम लोग मन में रख लिया जाना चाहिए कि वी आर ऑल द DNA ऑफ सुप्रीम कॉन्शसनेस, वी आर ऑल सेम। केवल तरंग दैर्घ्य के डिफरेंस के कारण हम लोग डिफरेंस हैं। वी आर नॉट डिफरेंट इन क्वालिटी, वी आर डिफरेंट ऑन अपर लेयर। तो इस प्रकार भारत में तंत्र साधना का विकास प्रथम रैंडमली पहले हुआ और भगवान सदाशिव आए और उन्होंने, वो तारक ब्रह्म थे, महाकौल थे। कौल की व्याख्या हम लोग को रहते हैं कि कौल माने होता है कि हम लोगों में स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का जो पोर्शन होता है, सबसे लोएस्ट पोर्शन, उसे कुल कहा जाता है। और उसी कुल में हमारी जैविक चेतना, एक क्वाइल सर्पेंटाइन इंग्लिश में और हिंदी में से कुल कुंडलिनी कहा जाता है, वो हमारा यूनिट कॉन्शियस वहीं रिजाइड करता है, वहीं प्रसुप्त अवस्था में रहती है। तो साधना, तंत्र साधना के क्रम में जब हम लोग करते हैं तो वो कुंडलिनी वो उठती है। इसकी व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग बैकग्राउंड की चर्चा में हैं। वो सहस्रार चक्र के परम शिव में वो अवस्थित होती है, सुप्रीम कॉन्शस में जाके मर्ज कर जाती है, एकीभूता हो जाती है। और इसी को, यही हमारा फाइनल डेसिड्रेटम ऑफ ह्यूमन लाइफ है। तो महाकौल वो होते हैं भगवान सदाशिव आए, जिनकी अपनी कुंडलिनी तो इच्छानुसार सहस्रार चक्र पर होती ही थी, और जो दूसरों की कुंडलिनी को अपनी इच्छा से तुरंत सहस्रार चक्र पर ला देने की क्षमता जिनमें होती है, उसे महाकौल कहा जाता है। और उनकी संभूति मतलब उनके शरीर का आविर्भाव महासंभूति के रूप में व्याख्यायित होता है। और साधना के जगत में जब मन बहुत पिनाकल्ड होता है, सुचाग्र होता है, और उसके बाद सभी कोषों को पार करता हुआ जब मन जोग भूमि के उच्चतम शिखर पर जाता है और हिरण्मय रेखा के पार जब वो जाके एब्जॉर्ब कर जाता है, तो वो करा देते हैं इस क्षण में। उन्हें कौल कहा जाता है, और इधर के साधकों को और उन्हें महाकौल कहा जाता है, महासंभूति कहा जाता है। वो प्रथम आए आज से 7,000 वर्ष पहले।
और उनका ये अवदान है कि उन्होंने जो अपने सामने के जगत को देखा। इसलिए मनुष्य की जो रैंडम एक्टिविटीज़ थी, छिटपुट अभिव्यक्तियाँ थी भारत में, फिर आज भी यहाँ इंटरमिक्स आके हो चुके थे, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। ये जो जीवन और जगत के विभिन्न क्षेत्र में ये जो कोलाहल था और विभिन्न ये हमारी विभिन्न फैकल्टीज़ मनुष्य की डेवलप करती हुई जा रही थी, लेकिन रैंडम था। इसलिए भगवान सदाशिव ने सबसे पहले उसे ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटाइज किया, और सिस्टमेटाइज के लिए सिस्टमेटाइज करके उन्होंने तंत्र साधना के मार्ग को प्रथम सूत्रपात किया। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे, इन्हें सिस्टमेटिक में वे, केवल साधना नहीं, उनका अवदान संगीत, आयुर्वेद, विभिन्न क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे के चरण में कल करेंगे। तो हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं तंत्र की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ तंत्र साधना, वो 3 चर्चा में हम लोग यहाँ तक आए। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे कि ये साधना भगवान सदाशिव का ये ऑर्गेनाइज सिस्टमेटाइज साधना पद्धति और सब पद्धतियों का विकास उन्होंने कैसे किया, और हम लोग तंत्र पथ पर परम पुरुष की ओर कैसे आगे बढ़ गए, उन्हीं के अवदान। इसलिए शिव को आदि पिता कहा जाता है। उन्होंने ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटाइज वे में इस मानव सभ्यता को, इस धरती की सभ्यता को सबसे पहले आगे बढ़ाया। ये श्रेय कंप्लीटली उन्हें ही जाता है। इसलिए एक्चुअली ही इज़ द फादर ऑफ दिस ग्लोब, फादर ऑफ द नेशन। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि साधना, जैसे योग, अष्टांग योग की हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की, उसी प्रकार तंत्र की चर्चा करेंगे। और ये तो हम पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दोनों इन स्पिरिट, तंत्र और योग एक है, लेकिन योग तंत्र की भित्ति पर दोनों में एक अमलगमेटेड चीज़ है। तो इसकी चर्चा हम लोग कल आगे करेंगे। नमस्कार।